कि फिजिक्स वाला भाग जो भौतिक विज्ञान का था वो कंप्लीट हो गया था। आज हम लोगों को रासायनिक भाग जो है करना है, जो खंड ख है, जो रसायन विज्ञान का है, जो आपको पेपर में आया था, जो हमने कल डिस्कस किया था। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पहले इसमें 3 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं। ये प्रश्न नंबर 5 के 3 बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये क, ख और ग। इनको हम लोग हल कर लेते हैं, देखते हैं कि इनके आंसर क्या हो सकते हैं। तो देखिए ये पहला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि शुद्ध जल का pH मान है। तो पूछ रहा है शुद्ध जल का pH मान क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 7 होगा या 14 होगा। तो देखिए शुद्ध जल का pH मान जो होता है वो 7 होता है, 7। तो शुद्ध जल जो होता है वो ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। दूसरा प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु है। तो अम्ल से हाइड्रोजन कौन सी धातु हटा सकती है, जो भी हाइड्रोजन से सक्रियता श्रेणी में जो हाइड्रोजन के ऊपर धातुएं होती हैं वो अम्ल से हाइड्रोजन को हटा देती हैं। तो इन जो चारों धातुएं दी गई हैं यहाँ पर, जिंक, कॉपर, सिल्वर और मरकरी, इनमें से ये 3 धातुएं कॉपर, सिल्वर और मरकरी ये सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे आती हैं। तो ये तीनों अम्ल से हाइड्रोजन को नहीं हटा सकती। अब ये जो जिंक होता है, जिंक Zn, ये सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर आता है, ये क्या करेगा, अम्ल से हाइड्रोजन को हटा देगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा Zn। तीसरा इसमें पूछा जा रहा है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र बताइए। तो देखिए प्रोपेन का मतलब होता है, प्रो का मतलब होता है 3 कार्बन। तो देखिए इसमें 1 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा 3। प्रूफ का मतलब 3 होता है, तो उसमें ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे बहुविकल्पी प्रश्न हो गए। अब इसमें से ये जो प्रश्न और आपको दिख रहे होंगे, प्रश्न नंबर 6, 7 और 8, इसको हम लोग जब कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग का रासायनिक भाग जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग इसको अब यहाँ पे तो हल नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम लोग क्या किए हैं, इसको एक अलग कॉपी में लिख रखे हैं प्रश्न, उसको अब हम क्या करेंगे, हल करेंगे इन सारे प्रश्नों का। ओके, देखते हैं। तो देखिए ये दिखाई दे रहे होंगे, ये प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 6 दिख रहा है, यहाँ पर लिखा गया है। और ये प्रश्न को हम लोग अगर पढ़ लेते हैं, देखिए प्रश्न जो 6 है उसमें टोटल 3 भाग हैं, क, ख और ग। तो ये प्रश्न जो है वो 2-2 नंबर के आपके दिए गए हैं, ये 2 नंबर के हैं, 1+1, इसमें 2 नंबर के। ये प्रश्न हमारा 2 नंबर का है। और उसके बाद एक तीसरा प्रश्न भी है, उसका भी आंसर जो है वो 2 नंबर मिलेंगे आंसर देने पर। ये 2-2 नंबर के हमारे प्रश्न हैं अतिलौकिक। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC प्रणाली में नाम लिखिए। तो ये देखिए यौगिक दिए गए हैं, CH3, CH2, CH2, CH3। तो ये एक कार्बनिक यौगिक है, इसका IUPAC नाम पूछा गया है। तो IUPAC नाम में हम लोग जानते हैं कि अगर 4 कार्बन हो और वो एल्केन फैमिली का हो तो उसमें 4 कार्बन के लिए हम लोग ब्यूट लिखते हैं, और एल्केन फैमिली का होने पर हम लोग एन जोड़ देते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। 4 कार्बन है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अब देखिए अगला ये जो प्रश्न दिया गया है ये है अम्ल। इसको हम लोग साधारण भाषा में एस्टिक अम्ल बोलते हैं या फिर सिरका भी कहा जाता है। तो इसका IUPAC नाम जो होगा वो 2 कार्बन है, तो इसलिए होगा एथ। और इसमें देखो COOH जब ग्रुप लगा होता है तो उसके अंत में, नाम के अंत में ओइक अम्ल जोड़ देते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा, 2 कार्बन है तो हो जाएगा एथ, तो ये एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। तो ये हमारा IUPAC नाम हो गया, ठीक है। तो हमारा क प्रश्न जो है कंप्लीट हो गया, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये जो ख है इसको हमने आसानी के लिए थोड़ा सा पहले से ही इसके आंसर लिख लिए हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। आपको इसमें 2 नंबर मिलेंगे। तो इसमें से 1 नंबर तो मिलेगा कि मेंडलीव का आवर्त नियम लिखिए, और 1 नंबर मिलेंगे इसकी व्याख्या करने के लिए। तो देखिए हमने क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा गया है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार, अब यहाँ से देखिए मेन इसकी परिभाषा है जो उन्होंने बताई थी मेंडलीव ने, यहाँ तक ये डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर। इसमें लिखा गया तत्वों के गुणधर्म, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं, उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। इसका मतलब हुआ कि तत्वों के जो गुणधर्म होंगे वो उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, ये उनका कथन था। और यही हमारा क्या है, मेंडलीव का आवर्त नियम। अब देखिए इसकी व्याख्या करने के लिए बोला गया, तो इसका मतलब ये है कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं, जिनको हम लोग रासायनिक गुणधर्म कहते हैं, वो क्या होते हैं, एक निश्चित द्रव्यमान के बाद फिर से आ जाते हैं। इसका मतलब उनका क्या हो जाता है, उनके गुणों का, भौतिक और रासायनिक गुणों का रिपीटिशन हो जाता है, आवृत्ति हो जाती है। इसका अर्थ यही है। तो ये लिख लेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ओके, हम लोग इसका ख पार्ट जो है
तीसरे प्रश्न को देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। तो देखिए इसमें तीसरे भाग में ये बोला जा रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। तो ये रासायनिक अभिक्रिया दी गई हैं, कह रहा है इनको पूर्ण कीजिए। कहने का मतलब क्या है, इससे क्या बनेगा, इसको यहाँ पर लिखना है उत्पाद। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है ये एसिटिक अम्ल है CH3COOH, और यहाँ पर ही लिखा है एथिल अल्कोहल C2H5OH, और यहाँ पर बोला है कि किसकी उपस्थिति में ये हो रहा है, तो ये बोला जा रहा है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति। हम लोग जानते हैं कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है, किसी भी ये जो अभिकारक होंगे उनमें से जल को बाहर निकाल देता है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से जल, इन दोनों की अभिक्रिया से जल बनेगा, और साथ में जो बच जाएगा वो इसमें जुड़ जाएगा। तो इसमें होता क्या है कि ये एसिटिक अम्ल का जो H होता है ये निकल जाता है, और जो एथिल अल्कोहल है उसका OH, और ये दोनों मिल करके जल बना देते हैं। ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, जल। तो हमारा जो उत्पाद बनेगा उसमें एक तो बन जाएगा जल H2O, और जो दूसरा उत्पाद बनने वाला है वो क्या होगा, ये इसके साथ में ये जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये बन जाएगा CH3COO, और यहाँ लास्ट में जुड़ जाएगा C2H5। तो ये हमारा क्या हो गया, एथिल एसीटेट, इसका नाम हो जाएगा एथिल। देखो C2H5 है तो इसका नाम हो गया एथिल, तो ये हो गया एथिल, और यहाँ पे CH3COO लिखा हुआ तो इसका मतलब हो गया एसीटेट, एसीटेट, एसीटेट। तो इसका नाम हो गया एथिल एसीटेट, और ये क्या है, हमारा जल है। तो ये हमारे दो उत्पाद इसमें बन जाएंगे। अगला देखिए रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे लिखी गई है। तो यहाँ पे लिखा है कि एक तो एथिल ब्रोमाइड है और उसके साथ में KOH है। KOH का मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये जली विलयन है। तो इसमें क्या होगा, तो इसका ये जो K है ये एक धातु है और ये Br और धातु, ये दोनों मिल करके क्या बना देंगे, KBr, मतलब पोटेशियम ब्रोमाइड बन जाएगा KBr। अब इसमें जो बच गया वो आपस में जुड़ जाएगा, तो ये C2H5 और ये OH मिल करके क्या बना देंगे, एथिल अल्कोहल C2H5OH, और ये बन जाएगा हमारा एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ये हमारा हो जाएगा आंसर। और ये हो गया पोटेशियम ब्रोमाइड, K का मतलब पोटेशियम, Br का मतलब ब्रोमाइड, तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड। ओके, तो फिर हम लोग अगला प्रश्न भी देखते हैं। बोला जा रहा है इसमें भी जो है दो भाग हैं, क और ख, जो आपको 4-4 नंबर के ये प्रश्न हैं। तो इनको करने से आपको 4 नहीं बल्कि 2-2 नंबर के, तो ये वाले भी प्रश्न जो हैं ये 2-2 नंबर के, ये भी 2 नंबर का होगा, और ये जो ख प्रश्न हम लोग देखेंगे वो भी 2 नंबर का होगा। तो ये 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही सरल है। इसमें ये पूछा गया है कि धावन सोडा और मीठा सोडा। धावन सोडा का मतलब होता है जो कपड़े साफ करने के लिए हम लोग सोडा का प्रयोग करते हैं, और मीठा सोडा का मतलब जो खाने वाला सोडा जिसको हम लोग कभी कभी घरों में इस्तेमाल करते हैं भोजन बनाते समय, तो उसको बोलते हैं मीठा सोडा। कह रहा है इसका नाम लिखिए और साथ ही साथ बताइए कि इनका रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो देखिए धावन सोडा, ये धावन सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3.10H2। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। देखिए ये है सोडियम कार्बोनेट, और इसके साथ में लगा हुआ है .10H2। 10 का मतलब हो गया डेका, और H2O का मतलब होता है हाइड्रेट, तो इसका नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका रासायनिक नाम। अब उसी तरह से देखिए ये लिखा गया नीचे मीठा सोडा। तो मीठा सोडा का क्या होता है, NaHCO3। जब H बीच में होता है इसको हम लोग हाइड्रोजन भी पढ़ लेते हैं और कभी कभी इसको बाई भी पढ़ा जाता है। तो हम लोग इसका नाम क्या लिखेंगे, Na का मतलब हो गया सोडियम, और H का मतलब हो गया हाइड्रोजन, और CO3 का मतलब हो गया कार्बोनेट। तो इसका पूरा नाम हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हमारा ये जो प्रश्न था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ख प्रश्न देखेंगे। ये देखिए ख वाला प्रश्न में इसमें कहा जा रहा है कि बताइए कैसी जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें प्रश्न पूछा गया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया बोला जा रहा है, द्विविस्थापन। तो देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया की हम लोग एक लाइन की परिभाषा देख लेते हैं। तो इसमें ये देखिए लिखा गया है द्विविस्थापन अभिक्रिया, आपको ऐसे भी लिखना है प्रश्न में, जैसे हमने लिखा है वैसे ही आपको पेपर में लिखना है। इसमें कह रहा है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक क्या होते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो बाईं तरफ लिखे जाते हैं उनको हम अभिकारक कहते हैं। तो कह रहा है वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया करते हैं। आयन कैसे करते हैं, देखिए ये जैसे वियोजित होगा Na2SO4, तो ये क्या बनेगा Na प्लस और SO4 2 माइनस, तो ये Na प्लस और SO4 जो 2 माइनस बनेगा, यही क्या कहलाते हैं इसके आयन। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसका जो आयन होगा ऋण आयन, वो इसके
रेडायन से बदल जाएगा, मतलब यहाँ पर SO4 Cl2 की जगह पे चला जाएगा और Cl2 SO4 की जगह। तो ये क्या हो गया, आयन बदल गए। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं कि आयनों का आदान प्रदान होने से जो अभिक्रिया होती है उसको हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन। तो यहाँ पर देखिए एक समीकरण लिखा गया है Na2SO4 जिसको हम लोग सोडियम सल्फेट कहते हैं, और ये BaCl2 जिसको हम लोग बेरियम क्लोराइड कहते हैं। इन दोनों की अभिक्रिया से, ये दोनों ही जलीय माध्यम में है, एक्वस हैं, इनकी अभिक्रिया से हमको बेरियम सल्फेट BaSO4, देखिए Ba के साथ में Cl2 लगा तो अभी ये SO4 लग चुका है। तो इसमें क्या हो गया, आयन बदल गए, तो ये बन गया बेरियम सल्फेट। और यहाँ पर ये देखिए SO4 लगा था, अब यहाँ पर क्या हो गया, Cl लग चुका है, तो ये बन गया हमारा सोडियम क्लोराइड। तो ये हमारा क्या हो गया, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण भी हो गया। तो आपको 2 नंबर देखो, 8वें में 8वां जो भी प्रश्न है वो भी हमको 2 और 3 नंबर के प्रश्न है। तो इसमें ये जो क भाग है इसको हल करने पर 2 नंबर मिलेंगे, और इसका जो ख भाग होगा उसको हल करने पर जो है आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, और इसका एक ख भाग और ग भाग और है जिसको हल करने पर हमको 3 नंबर मिलेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। तो देखिए पहला प्रश्न दिया गया है, इसमें कह रहा है कि संक्षारण क्या है और उदाहरण द्वारा इसको समझाइए। तो संक्षारण क्या है, जैसे देखिए आप लोग देखे होंगे कि घरों में जो लोहे होते हैं, जब बरसात होती है और जो है वायु में नमी होती है तो हम क्या देखते हैं कि लोहे पर जंग लग जाती है। तो ये दो लोहे पर जो जंग लगना है इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण। तो इसी को हम लोग एक परिभाषा देख लेते हैं। कह रहा है कि लंबे समय तक आर्द्र वायु का मतलब होता है जिसमें नमी हो, आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्रिकी पदार्थ की परत चढ़ जाती है, पत्रिकी पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिससे हम लोग जंग कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जंग। तथा इस धातु के क्षरण को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण। तो इसमें क्या होता है, जो धातु हमारी होती है वो धीरे धीरे खराब होने लगती है, इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण। क्या कहेंगे, संक्षारण। तो इसके देखिए कुछ उदाहरण यहाँ पे लिखे गए हैं। जैसे कहा जा रहा है कि लोहे पर लाल रंग की परत का जमना, ये क्या है, संक्षारण के उदाहरण है। जैसे कॉपर के, आप लोग कभी घर पे देखे होंगे, कॉपर की जो कटोरी होती है उसमें कुछ समय बाद रखने पर क्या होती है, उस पर हरे रंग की जो है परत चढ़ने लगती है, तो उसको भी, वो भी क्या है, एक संक्षारण का ही उदाहरण है। या फिर हम लोग क्या देखते हैं, चांदी के जो आभूषण होते हैं उनका रंग क्या होता है, फीका होने लगता है, मतलब वो काला पड़ने लगता है, उसकी चमक क्या होती है, कम होने लगती है। ये सब क्या है, संक्षारण के उदाहरण हैं। तो ये हम लोग का प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसका एक पार्ट है जिसमें कह रहा है कि साबुनीकरण को स्पष्ट कीजिए। जिसमें बोला गया है साबुनीकरण क्या है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, साबुनीकरण को। तो देखिए कह रहा है कि साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। साबुनीकरण, तो साबुनीकरण का मतलब है कि जो हम लोग घर में अपने कपड़ों की सफाई करते हैं तो वो कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखा गया है कि जो साबुन जो होते हैं, साबुन के अणु जो होते हैं वो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों और सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। तो वो कह रहा है कि साबुन क्या होते हैं, तो साबुन जो है साबुन के जो अणु होते हैं वो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। कह रहा कि साबुन का आयनिक जो भाग होता है वो जल से, और जबकि इसका जो कार्बन श्रृंखला होता है वो तेल से पारस्परिक क्रिया करती है। तो देखिए इसका मतलब ये है कि ये हमारा मैल है, यहाँ पर दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर ये डायग्राम में दिख रहा है नीचे, कि ये हमारा मैल है बीच में, और इसके चारों तरफ ये जो है ये क्या है, साबुन के अणु हैं, साबुन के अणु हैं, ये लगे हुए हैं। अब ये साबुन के अणु जो हैं ये देखिए यहाँ पर अलग से हमने बना रखा है। ये साबुन के अणु में एक भाग जो होता है वो जल रागी भाग जिसको हम लोग कहते हैं, ये क्या होता है, जल से जुड़ा होता है, ये जल से जुड़ जाता है। और ये जल विरागी जो होता है ये जल से क्या होता है, दूर होता है। तो ये कहाँ जुड़ेगा, तो ये मैल से, जो मैल होती है वहाँ से जुड़ जाता है। तो यहाँ पर तो यही बताया जा रहा है कि इसका जो एक भाग होता है वो जल से जुड़ा होता है और दूसरा भाग जो होता है वो हमारे मैल से जुड़ता है। और मैल से जुड़ने से, मैल से जब ये जुड़ता है तो यहाँ पर क्या होती है, एक संरचना बन जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं मिसैल संरचना। ये जो संरचना है ये कौन सी संरचना है, मिसैल संरचना, ठीक है। तो इसके देखिए ये जो जल रागी भाग है यहाँ पर सोडियम आयन होते हैं, और यहाँ पर जो है ये कार्बनिक भाग होता है, यहाँ पर कार्बनिक जो है लवण होते हैं वो इसके मैल से जुड़ जाते हैं। तो वही बात यहाँ पर कह रहा है कि जबकि कार्बन श्रृंखला तेल से पारस्परिक क्रिया करती है, इस प्रकार साबुन के अणु मिसेल संरचना बनाते थे। ये जो संरचना बनी थी वो कौन सी थी, मिसेल संरचना तैयार करते हैं, जहाँ अणु का एक सिरा तेल के कण से की ओर तथा आयनिक सिरा जो है बाहर की ओर होता है। इससे पानी में इमल्सन बनता है। पानी में क्या बनता है, इमल्सन का मतलब वो जो झाग बन जाती है उसको हम लोग इमल्सन कहते हैं। तो इस प्रकार से साबुन का जो मिसेल है वो मैल को पानी बाहर निकालने में मदद कर देता है। तो जो वो जो झाग के साथ में क्या होता है, पानी के साथ में वो मैल भी क्या होती है, बाहर निकल जाती है, और इस बाहर निकलने में मदद करता है। इससे क्या होता है, हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम लोग क्या कहते हैं, साबुनीकरण। ओके, तो ये देखिए एक बार इसके हम लोग संरचना को और देख लेते हैं। इस तरह से होता है,
ये जो संरचना होती है इसको बोलते हैं मिसेल संरचना। क्या कहते हैं? मिसेल संरचना। ओके, तो ये लास्ट प्रश्न एक और हम लोग का इसका भाग बाकी है, जो ग पार्ट है, 8वें का ग पार्ट है, ग पार्ट। इसमें करा है कि जो आवर्त सारणी में आवर्त तथा समूह को परिभाषित कीजिए। तो जो हमने अभी पढ़ा था मेंडलीव की आवर्त सारणी के नियम, तो उसमें ही ये बोल रहा है कि आवर्त क्या होते हैं और समूह क्या होता है, इसको आप लोग जो है परिभाषित करिए। तो देखिए ये क्या होता है, तो ये देखिए ये एक आवर्त सारणी होती है जो आपके बुक में बनी होती है। तो ये लगभग 3 भागों में बटी होती है। ये पहला, इसको जिसको हम लोग यस बोलते हैं, बीच में डी होता है और इधर की तरफ पी भाग होता है। तो इसमें क्या होता है, कुछ लाइनें ये खड़ी खड़ी होती हैं इस तरह से। तो ये जो खड़ी लाइनें होती हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, समूह। तो जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए ये बना हुआ है पूरा ये स्तंभ, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, समूह। और जो ये बेड़ी ऐसी लेटी हुई लाइनें ये जो बनी हुई हैं, ये देखिए ऐसा, तो इसको हम लोग बोलते हैं आवर्त। तो वही होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो करा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ का मतलब ये जो सीधा है, इसको हम लोग ग्रुप कहते हैं। ग्रुप या समूह कहा जाता है, ग्रुप या समूह। तथा जो क्षैतिज भाग होता है, ये वाला, ये जो लेटा हुआ है, ये जो क्षैतिज भाग होता है, जो क्षैतिज पंक्तियाँ पाई जाती हैं, इनको हम लोग पीरियड या आवर्त कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, पीरियड या आवर्त। तो जो क्षैतिज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड या आवर्त कहते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर लाइनें होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप या समूह कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। ये हम लोगों का केमिस्ट्री वाला भाग भी वो कंप्लीट हो गया। कल हम लोग जो है इसका बायोलॉजी वाला जो पार्ट है उसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, आपकी परीक्षा नज़दीक है और हम लोग जो है आपकी इस तरह से मदद करते रहेंगे। तो ये वीडियो आप लोग अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल।